नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। प्राणिकार्यिकी एवं प्रतिरक्षा विज्ञान की इस व्याख्यान माला की श्रृंखला में आज मैं पुनः एक वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। अब तक महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन चल रहे थे, इस कारण बिजी रहते हुए मैं आपके लिए कोई वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब से कंटिन्यूसली हम इस व्याख्यान माला को कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखूँगा मैं। और आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वह जो है वह श्वसन की कार्यकी अर्थात फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन पे मैं अपना व्याख्यान रिकॉर्ड करूँगा। अब तक हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। पाचन तंत्र पर मैंने कुछ व्याख्यान में उस टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज हम श्वसन यानी रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। श्वसन क्या है? हम जानते हैं कि प्रत्येक सजीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह अपने दैनिक जीवन में जितने क्रियाकलाप संपन्न करता है, चाहे वह परिसंचरण है, जनन है, गति है, सभी कार्यों को करने के दौरान सजीव की ऊर्जा खर्च होती है, अर्थात वह अपने उस जैव रासायनिक ऊर्जा का उपभोग करता है, एटीपी का उपभोग करता है। इस ऊर्जा की प्राप्ति हमें खाद्य पदार्थों से होती है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वह भोजन ब्लड के माध्यम से हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है और वहां से उस ऊर्जा की प्राप्ति होती है, अर्थात जो ऊर्जा के स्टोर मॉलिक्यूल हैं, एटीपी हैं, उनका निर्माण होता है। तो उन एटीपी या ऊर्जा के निर्माण के लिए हमें खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है जो हम भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं, जिसमें प्रमुखतः कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। तो इन खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसको श्वसन या रेस्पिरेशन कहते हैं। तो श्वसन की अगर हम परिभाषा दें तो हम कह सकते हैं कि प्राणियों में विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए, जैसे वो गति हो सकती है, जनन हो सकता है, तो इन सभी क्रियाओं को करने के लिए जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त किया जाता है। और यह जो प्रक्रम है यह श्वसन या रेस्पिरेशन कहलाता है। सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल और रॉबर्ट हुक ने श्वसन का जो कॉन्सेप्ट था, रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, और लेवोजियर नामक साइंटिस्ट ने श्वसन के दौरान ऑक्सीजन के उपभोग या ऑक्सीजन के महत्व को बताया था। श्वसन को जब हम इसको कोशिका लेवल पे डिफाइन करते हैं तो उसको हम दो प्रकार से इसको व्यक्त किया जा सकता है। इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक जिसको वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और दूसरा अवायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हो सकता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। वायवीय श्वसन से तात्पर्य है कि जब श्वसन के दौरान कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग करें, अर्थात यह श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संपन्न हो पाती है और इस दौरान अधिक मात्रा में ऊर्जा या एटीपी की प्राप्ति होती है, इसको वायवीय श्वसन कहा जाता है। दूसरे कुछ प्राणी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन क्रिया को संपन्न कर सकते हैं, वो इस दौरान भी कुछ मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति कर पाते हैं, उसको अवायवीय श्वसन कहा जाता है। अवायवीय श्वसन को सामान्यतः किण्वन या फर्मेंटेशन भी कह दिया जाता है। अवायवीय श्वसन के दौरान अब चाहे इसको हम जनरली इसको जो डिटेल में डिस्कशन हम जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तब करते हैं, लेकिन एक जनरल आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। श्वसन, जहाँ हम इस कोशिकीय श्वसन की बात कर रहे हैं या कोशिकाओं के अंदर मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा की प्राप्ति की चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत पहले कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे पायरुविक अम्ल की प्राप्ति होती है। दो पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं, यानी ग्लूकोज यहाँ पे टूटता है और ग्लूकोज के टूटने से पायरुविक अम्ल बनते हैं, दो पायरुविक एसिड के अणु बनते हैं। ग्लूकोज में चूंकि 6 कार्बन है तो पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होंगे और 3 कार्बन वाले 2 पायरुविक एसिड के अणु बनते हैं। यह प्रक्रिया साइटोसोल में संपन्न हो जाती है। इस दौरान कुछ मात्रा में एटीपी की प्राप्ति होती है और इस दौरान जो ऊर्जा है वो कम प्राप्त होती है और ऑक्सीजन की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं होती है। O2 की अब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद में जो अवायवीय श्वसन करने वाले प्राणी हैं वो पायरुविक एसिड से या तो लैक्टिक एसिड का निर्माण कर लेते हैं या फिर वो एथेनॉल का निर्माण कर लेते हैं। तो पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड अथवा एथेनॉल बनने की प्रक्रिया जो कोशिका द्रव्य में संपन्न हो जाती है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है, अवायवीय श्वसन कहलाती है, जो सामान्यतः बैक्टीरियाओं में होती है। कुछ जो अपने जो परजीवी हैं जैसे कृमि हैं उनमें भी अवायवीय श्वसन पाया जाता है। और हमारी जो मांसपेशियां हैं वह भी जब ऑक्सीजन उनको प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाता या ऑक्सीजन की कमी होती है, उस दौरान
वे भी अवायवीय श्वसन करती हैं और लैक्टिक एसिड का निर्माण करती हैं, और उस लैक्टिक एसिड के जमा होने से हमारी मांसपेशियों में फिर दर्द होता है, जो जनरली हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं ऐसी स्थिति में ये होता है। दूसरी जो श्वसन की प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का उपभोग होता है, यहाँ पर पायरुविक एसिड बनने तक की प्रक्रिया सेम होती है। उसके बाद में पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड से पहले एसिटाइल कोए बनता है। एसिटाइल कोए जो एक 2 कार्बन वाला अणु है वह सिट्रिक एसिड साइकिल में, या जिसको क्रेब्स चक्र कहते हैं, उसमें प्रवेश कर जाता है, और एसिटाइल कोए एक सर्कुलर जो पाथवे है उसमें प्रवेश करने के बाद में सबसे पहले सिट्रिक एसिड बनता है। उसके बाद में एक सर्कुलर पाथवे चलता है, वर्ताकार पाथवे में ये अणु एक अणु से दूसरे अणु से तीसरे अणु का निर्माण क्रमागत ऑक्सीकरण से होता जाता है। और पायरुविक एसिड जिसमें 3 कार्बन होते हैं, उस 3 कार्बन से 3 CO2 अणुओं का निर्माण अल्टीमेट हो जाता है, और उस दौरान अधिक मात्रा में ATP का निर्माण होता है। और यह प्रक्रिया जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल हैं, जैसे NADH का निर्माण होता है, और NADH से फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ATP बनता है, और इस दौरान इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण एक अणु से दूसरे अणु में होता है, जिसका जो अंतिम ग्राही है वो ऑक्सीजन होता है। इसलिए यहाँ पर अंतिम ग्राही के रूप में, या अंतिम जो अपचायक जो है या अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है वो ऑक्सीजन होता है, जिसके फलस्वरूप ही ATP का निर्माण हो पाता है। इसलिए ये वायवीय श्वसन कहलाता है, और इस दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है। तो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तो उसको वायवीय श्वसन, और अनुपस्थिति में हो तो अवायवीय श्वसन। यहाँ पर हम मानव के संदर्भ में श्वसन की चर्चा करेंगे, क्योंकि मानव एक बहुकोशिकीय कोडेट प्राणी है जिसमें श्वसन है वो वायवीय श्वसन ही संपन्न होता है। तो इस दौरान हम वायवीय श्वसन की बात करेंगे। मानव में जब हम श्वसन की बात करते हैं तो यहाँ पर चूंकि ये वायवीय श्वसन करता है, इसलिए ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। अब हमारा जो शरीर है वो अनेकों या खरबों कोशिकाओं से बना है, और प्रत्येक कोशिका अपने लेवल पे श्वसन करती है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करती है, और ऊर्जा की प्राप्ति उसको होती है। इस दौरान प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हमारे शरीर में एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसी व्यवस्था होती है कि जिसके द्वारा प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाया जा सके। तो यह कार्य हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र द्वारा किया जाता है। इसका परिसंचरण माध्यम जो ब्लड है, तो ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है। अब चूंकि ब्लड है वो ऑक्सीजन को कहाँ से लेता है, तो हम जानते हैं कि ब्लड है वो ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेता है, और फेफड़े जो हैं, फेफड़ों में या जो हमारे लंग्स हैं वहाँ ऑक्सीजन हम वातावरण से ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से एक पूरा जो सिस्टम बना हुआ है जिसके द्वारा हम वायु को ग्रहण करते हैं, और जो कोशिकाओं में बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस बाहर छोड़ते हैं। तो यह जो सिस्टम है या ये जो तंत्र है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं तक पहुंचाने या उसको पुनः बाहर निष्कासित करने का कार्य करता है, उसको श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर इन गैसों का एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन जैसे ब्लड में जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से फेफड़ों में आ रही है, या फिर वातावरण या फेफड़ों के बीच में है, या फिर ऊतकों या ब्लड के बीच में है। तो इस दौरान विभिन्न स्थानों पे जो गैसों का एक्सचेंज या आदान प्रदान होता है, इसके आधार पे इस संपूर्ण जो श्वसन की प्रक्रिया को हम 3 भागों में बांट देते हैं। सामान्यतः 3 अवस्थाओं में इसको हम बांट देते हैं। इसमें बाह्य श्वसन, फिर आंतरिक श्वसन, और तीसरा कोशिकीय श्वसन। तो पहले हम बात करते हैं बाह्य श्वसन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। तो बाह्य श्वसन जो है ये वातावरण और फेफड़ों के मध्य होने वाले गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। तो वातावरण से जब हम श्वास लेते हैं, जिसको हम संवातन या ब्रीथिंग भी सामान्यतः कह देते हैं, तो जब हम श्वास लेते हैं तो वातावरण से हम वायु लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है। वह वायु वो श्वसन सतह यानी हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। वहाँ से फिर फेफड़ों के अंदर जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो वो जो वायु बाहर आती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, क्योंकि कोशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहाँ तक आ जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या बाह्य श्वसन कहलाती है, जिसके अंतर्गत हम श्वास को अंदर लेते हैं और फिर श्वास को बाहर छोड़ते हैं। तो श्वास को अंदर लेने को अंतःश्वसन या इंस्पायरेशन कह देते हैं, और श्वास को बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो बहिश्वसन या एक्सपायरेशन कहलाती है। दूसरा जो श्वसन का जो प्रावस्था है वो आंतरिक श्वसन है। अब आंतरिक श्वसन का यहाँ पर मतलब है कि जैसे ही हमने
जो गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों में हो चुका है। अब फेफड़ों से वह जो ऑक्सीजन है, वह ऑक्सीजन या जो वायु है वो रक्त में पहुंच जाती है विसरण के द्वारा। अब रक्त जो है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। रक्त जैसे ऊतकों में पहुंचता है तो ऊतकों के मध्य जो तरल है या कोशिकाओं के मध्य जो तरल भरा हुआ है, वहाँ पर फिर गैसों का पुनः आदान प्रदान होता है। तो चूंकि गैसें हैं वो अपनी आपेक्षिक जो सांद्रता है या उनका जो पार्शियल प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग वो गमन करती हैं, विसरित होती हैं। तो ब्लड के अंदर जो शुद्ध जो रक्त है या ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन का परासरण दाब ज़्यादा होता है, जबकि ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड का परासरण दाब ज़्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, आंशिक दाब ज़्यादा होता है। ऐसी स्थिति में रक्त से ऑक्सीजन ऊतकों के द्रव्य में या ऊतक तरल में विसरित हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो रक्त में पहुंच जाती है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन और CO2 का जो गैसीय एक्सचेंज है वो इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है। उसके बाद में कोशिकाएं जब ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती हैं तो ग्लूकोज का अपघटन होता है, जिससे पायरुविक एसिड बनता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। वहाँ फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और अल्टीमेटली ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा NADH जैसे मॉलिक्यूल जो हैं वो ATP का निर्माण करते हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन का उपभोग हो जाता है और फलस्वरूप जल का निर्माण हो जाता है। तो वह जो प्रक्रिया जो कोशिकाओं के अंदर संपन्न होती है, जिसमें ग्लूकोज के अपघटन से जनरली समीकरण से हम उसको व्यक्त कर देते हैं, जहाँ पर लगभग एक ग्लूकोज के टूटने में 6 ऑक्सीजन अणुओं का उपयोग होता है, जिस दौरान 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनती हैं, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यानी जितने कार्बन हो उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती हैं, तो उसको पूर्ण ऑक्सीकरण या कंप्लीट ऑक्सीडेशन कह देते हैं। साथ में 6 जल के अणु भी बनते हैं और एनर्जी या ATP अणुओं की प्राप्ति होती है। तो कोशिका के अंदर यह जो संपन्न होने वाली जो प्रक्रिया है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ये ऊर्जा निर्माण की जो प्रक्रिया है, ये कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाती है। तो श्वसन की जो संपूर्ण जो प्रक्रिया है उसको हम इन 3 भागों में बांट देते हैं। अब हम यहाँ पर मानव में श्वसन तंत्र का अध्ययन करेंगे। मैंने आपको बताया कि मनुष्य एक बहुकोशिकीय प्राणी है। प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुँचाने और कोशिकाओं में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः वातावरण में छोड़ने के लिए एक पूरा जो सिस्टम बना हुआ है, एक तंत्र बना हुआ है, जिसमें कई ऑर्गन्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो यह जो तंत्र है यह श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से जो अंग हैं जिनको हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन या श्वसन अंग कह देते हैं वो हैं। तो पहले मनुष्य के श्वसन तंत्र की चर्चा करने से पहले सामान्यतः जो प्राणी हैं उसमें इस गैसों का आदान प्रदान की जो किस प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, किस प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं, थोड़ा ब्रीफ में हम उसको जान लेते हैं। विभिन्न प्रकार के प्राणियों में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं गैसों के आदान प्रदान के लिए पाई जाती हैं। सामान्यतः जो लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं या निम्न अकशेरुकी प्राणी हैं उस शरीर की सामान्य सतह से गैसों का आदान प्रदान कर लेते हैं, क्योंकि उनमें कोशिकाओं की संख्या कम होती है। तो वहाँ ऐसी जो आवश्यकता नहीं है कि ऐसी उनमें कोई समस्या नहीं है कि प्रत्येक कोशिका को जो किस प्रकार से ऑक्सीजन या गैसों को पहुँचाया जाए, क्योंकि लगभग शरीर की सारी कोशिकाएं हैं वो वातावरण के संपर्क में रहती हैं। ये जलीय प्राणी होते हैं सामान्यतः, तो उनकी सामान्य सतह से ही गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। सामान्य शरीर की जो सामान्य सतह होती है वो नम होती है, वहाँ से ऑक्सीजन है वो जल से या वायु से उनके कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है और कोशिकाओं में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जल में या वायु में डिफ्यूज हो जाती है। तो ऐसी जो प्रक्रिया जो शरीर की सामान्य सतह से ही संपन्न हो जाती है, यह निम्नतर अकशेरुकियों में जैसे प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है या सिलेंट्रेटा प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो सदस्य हैं उनमें इस प्रकार से ये संपन्न होता है। इसके बाद में जो जलीय नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं, जिसमें प्रमुखतः आर्थ्रोपोड्स हैं, मोलस्का संघ के प्राणी हैं, और जो जलीय कोऑर्डिनेट्स हैं जिसमें प्रोटोकोऑर्डिनेट्स हैं या हेमिकोऑर्डिनेट्स हैं या फिर सेफेलोकोऑर्डिनेटा के सदस्य हैं, या फिर अगर हम वर्टिब्रेटा की बात करें जो मछलियां हैं, इन सभी में श्वसन की प्रक्रिया यानी गैसों के आदान प्रदान के लिए गिल्स पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि जो गिल्स हैं, जैसे मछलियों में कि अगर हम गिल्स की बात करें तो गिल्स जो है उसमें ग्रसनी की जो दीवार है वहाँ पर जो गिल दरारों के रूप में ये गिल्स पाए जाते हैं। तो जैसे ही मछली पानी को लेती है, पानी पीती है, तो वो ग्रसनी से होकर गुजरता है। उस पानी के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन है वह ऑक्सीजन गिल्स के अंदर जो रक्त नलिकाएं हैं या उनका जो ब्लड है उस रक्त नलिकाओं के अंदर
तो वहाँ उन ऑक्सीजन है वो रक्त में पहुँच जाती है और रक्त से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जल में विस्तृत हो जाती है। तो यहाँ पर गिल्स के माध्यम से इन गैसों का आदान प्रदान होता है। यहाँ गिल्स जो हैं वो काफ़ी वेस्कुलराइज्ड होते हैं, उनमें जो ब्लड सप्लाई है वो काफ़ी अधिक होती है और ब्लड के प्रवाह की रक्त के प्रवाह की दिशा और जल के प्रवाह की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, जिसके कारण काउंटर करंट होता है और काउंटर करंट के कारण गैसों का एक्सचेंज या आदान प्रदान हो जाता है। कुछ जो मछलियां हैं उनमें गिल्स के अलावा एक गुब्बारे नुमा संरचनाएं भी पाई जाती हैं जिनको एयर ब्लैडर कहते हैं। वो एयर ब्लैडर भी कुछ मात्रा में गैसों का आदान प्रदान या संवातन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। साथ ही एयर ब्लैडर जो है वो मछलियों को तैरने में भी हेल्प करते हैं। वो शरीर को उत्प्लावकता प्रदान करते हैं, एक बाउंसी प्रदान करते हैं, उसको हल्कापन महसूस होता है उससे। कीटों में अगर हम श्वसन तंत्र की बात करें तो उनमें ट्रेकियल सिस्टम पाया जाता है, यानी उनके पूरे शरीर में छोटी छोटी नलिकाओं का एक नेटवर्क होता है जिनको ट्रेकिया कहते हैं। वो ट्रेकिया जो हैं वो बॉडी से बाहर बड़ी नलिकाओं के रूप में खुलते हैं जिनको ट्रेकियल अपर्चर कहते हैं। उन ट्रेकियल अपर्चर से जो वायु ट्रेकिया में प्रवेश करती है और ये ट्रेकिया उसके जो उत्तक हैं वहाँ तक पहुँचे होते हैं। वहाँ से फिर जो उत्तकों से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नलिकाओं में आ जाती है और ऑक्सीजन उत्तकों में प्रवेश कर जाती है। तो कीटों में पाए जाने वाला जो श्वसन तंत्र है जिसको ट्रेकियल सिस्टम कहते हैं, जो ट्रेकिया या जो श्वसन नलिकाओं के द्वारा बना होता है। इसके बाद में जो हायर कॉर्डेट्स हैं जिसमें टेट्रापोडा के सदस्य, जिसमें एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स आते हैं, उनमें विकसित प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है जिसमें गैसों के आदान प्रदान के लिए छोटी छोटी पॉकेट नुमा संरचनाएं जो एक बड़े एरिया में होती हैं जिनको लंग्स या फुफ्फुस कहते हैं। तो उनमें फेफड़े पाए जाते हैं सामान्य भाषा में हम कहें तो, और सबसे अधिक विकसित प्रकार के जो फेफड़े हैं वो एवीज और मैमल्स में पाए जाते हैं। तो इनकी हम डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो फेफड़े सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विकसित प्रकार के जो श्वसन ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जहाँ इन गैसों का आदान प्रदान होता है। अब हम बात करते हैं मनुष्य में श्वसन तंत्र की। मनुष्य जो कि एक सर्वाधिक विकसित प्राणी है, उसमें श्वसन तंत्र किस प्रकार का होता है इसकी हम डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे। श्वसन अंग के रूप में कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो मनुष्य के श्वसन तंत्र में पाए जाते हैं, इसको हम पहले एक डायग्राम के माध्यम से हम उसको देख लेते हैं, इसको आप बहुत पहले से ही आप पढ़ते हुए आ रहे हो। श्वसन तंत्र के रूप में सबसे पहले जो नासारंध्र हैं या जिसको नोस्ट्रिल कह देते हैं, जो दो नासारंध्र बाहर खुलते हैं। नासारंध्र हैं वो आगे एक नासिका कक्ष में खुलते हैं, नासल चैम्बर में। नासल चैम्बर पीछे की तरफ इंटरनल नोस्ट्रिल के द्वारा खुलता है, आंतरिक नासारंध्र के माध्यम से खुलता है। आंतरिक नासारंध्र जहाँ खुलते हैं वहाँ पर ग्रसनी का जो भाग होता है जिसको नासा ग्रसनी या नासोफेरिंक्स कह देते हैं। नासा ग्रसनी फिर आगे एक कंठ जैसे एक संरचना में खुलता है जिसको कंठ कह देते हैं, और कंठ के आगे फिर श्वास नली या ट्रेकिया उपस्थित होता है। ट्रेकिया वहाँ पर पाया जाता है और श्वास नली के बाद में ये श्वास नली है, इसके बाद में श्वास नली दोनों तरफ एक एक फेफड़े में प्रवेश करती है। तो दो फेफड़े पाए जाते हैं, एक बायां फेफड़ा एक दायां फेफड़ा, इसका हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो श्वसन अंग के रूप में सबसे पहले नासारंध्र होते हैं जो नासा कक्ष में खुलते हैं। नासा कक्ष फिर पीछे की तरफ नासा ग्रसनी में खुलते हैं जो कंठ से होते हुए ट्रेकिया में जाती है। ट्रेकिया एक पाइप जैसी संरचना है जो दोनों तरफ ट्रेकिया जो है वो आगे प्राथमिक श्वसनी के रूप में फेफड़ों में प्रवेश करते हैं, और फेफड़े जो है वो प्रमुख श्वसन अंग हैं जहाँ गैसों का एक्सचेंज होता है। यहाँ रक्त नलिकाओं व फेफड़ों की जो कूपिकाएं हैं उनके मध्य रक्त का गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नासारंध्र और नासिका कक्ष की। तो नासिका कक्ष जहाँ बाहर की तरफ खुलता है उसको बाह्य नासारंध्र कहते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल कहते हैं। नासिका कक्ष जो हम जानते हैं कि हमारा जो नासिका कक्ष है वो एक सेप्टम के द्वारा दो भागों में डिवाइड हो जाता है, दो अर्धांशों में विभक्त होता है। इसको एक बायां नासा कक्ष है और दूसरा दायां नासा कक्ष है। सेप्टम जो होता है उसका आगे का भाग जो है वो कार्टिलेज से बना होता है, तब इसका पीछे का जो भाग है वो हड्डियों से निर्मित होता है। पश्च भाग में जो हड्डियां पाई जाती हैं उसमें एक एथमोइड और दूसरी जो है वो वोमर बोन होती हैं। इसकी जो छत है उस छत जो यहाँ पर हम एक डायग्राम के द्वारा पूरे नासिका कक्ष में किस प्रकार की संरचना होती है इसको हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। ये नासिका कक्ष की जो है वो संरचना जो यहाँ पर बताई गई है, यहाँ पर इसका जो सेप्टम है, इस सेप्टम का ये जो भाग है
ये कार्टिलेज का है, यानी आगे का भाग इसका कार्टिलेज से निर्मित होता है। यह हाइलाइन या काचाभ उपास्थि से बना होता है। इसका जो ऊपर का जो भाग है इसका जो पीछे का भाग है जो आगे हड्डियों से बना होता है, तो ये एथमोइड बोन है। तो ये एथमोइड बोन से बना हुआ है। और ये जो इसके नीचे ये यहाँ पर ये जो बोन है ये वोमर बोन है। तो इसका पीछे का भाग या तो एथमोइड बोन से होता है या फिर इस वोमर अस्थि के द्वारा बना होता है। उसके बाद में इसमें नासाकक्ष की अगर हम रूफ की बात करें, इसकी छत की बात करें, तो इसके ऊपर का जो भाग है या इसकी जो छत है वो फ्रंटल बोन से बनी होती है। ये यहाँ पर ये फ्रंटल बोन है, ये फ्रंटल बोन है। इसका कुछ भाग इस नासल बोन से बना होता है। और एथमोइड बोन जो कि इसके सेप्टम का भी निर्माण करती है और ऊपर से फिर इसके छत का निर्माण भी करती है। तो इस प्रकार से इसकी जो रूफ है वो रूफ इन एथमोइड बोन जो है एथमोइड बोन, फ्रंटल बोन और या फिर जो पैराइटल जो फ्रंटल बोन है या स्पिनोइड बोन से ये बनी होती है। इसका जो फ्लोर है यानी इसकी जो फर्श है उस फर्श में हम जानते हैं कि इसमें तालू पाया जाता है, क्योंकि बकल कैविटी का जो ऊपर का भाग है वो तालू का निर्माण करता है। इसमें आगे का भाग हार्ड पैलेट कहलाता है। हार्ड पैलेट हम जानते हैं मैग्जिला और पैलेटाइन बोन से बना होता है। आगे की तरफ मैग्जिला होती है, पीछे की तरफ पैलेटाइन अस्थि होती है। और हार्ड पैलेट के पीछे की तरफ जो मसल से निर्मित जो भाग होता है वो सॉफ्ट पैलेट कहलाता है, मृदु तालु कहलाता है। तो नासाकक्ष की जो छत है वो छत जो होती है वो मुख गुहा का रूफ होता है। तो मुख गुहा का रूफ मुख गुहा का रूफ जो होता है वो नासाकक्ष का फ्लोर होता है, यानी उसका फर्श होता है। तो उसका निर्माण जो है वो पैलेट के द्वारा होता है, जिसका अग्रभाग हार्ड पैलेट होता है और पश्च भाग जो होता है वो सॉफ्ट पैलेट होता है। हार्ड पैलेट मैग्जिला और पैलेटाइन बोन से निर्मित होता है, जबकि सॉफ्ट पैलेट होता है वो मसल्स के दौरान निर्मित होता है। नासाकक्ष की जो मध्य की जो वाल है जिसको हम सेप्टम कहते हैं, तो सेप्टम के रूप में होती है, जो आगे की तरफ उपास्थिल होती है और पीछे की तरफ ये अस्थिल होती है। साइड की जो बोन्स इसमें पाई जाती हैं उसमें मैग्जिला है और एथमोइड बोन है। और इसकी जो पीछे की तरफ का जो भाग है वो फेरिंग्स के रूप में होता है, जिसको हम जानते हैं। तो ये पूरा जो नासाकक्ष है जिसमें एथमोइड बोन, वोमर बोन, आगे की तरफ फ्रंटल बोन और नाशल बोन पाई जाती हैं। नीचे की तरफ इसमें मैग्जिला होता है और पीछे की तरफ मैग्जिला के पीछे पैलेटाइन बोन होती हैं, जो इस नासाकक्ष की फर्श का निर्माण करते हैं। पीछे की तरफ इसमें फेरिंग्स होता है। तो इस प्रकार इस नासाकक्ष की संरचना होती है। संपूर्ण जो नासाकक्ष है यानी दोनों जो अर्धांश है नासाकक्ष के, उसको 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। इसका जो सबसे नीचे का जो भाग है या जो सबसे शुरुआत का जो भाग है वो वेस्टिबुलर जो क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में हेयर पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। आगे का भाग जो है वो रेस्पिरेटरी पार्ट कहलाता है। रेस्पिरेटरी पार्ट कहलाता है, ये काफ़ी संवहनी होता है, वेस्कुलाइज होता है, या ब्लड सप्लाई काफ़ी होती है। और जो सबसे अंतिम भाग है यानी जो सबसे पीछे का भाग है वो सेंसरी पार्ट या संवेदी क्षेत्र कहलाता है, जहाँ हमें घ्राण संवेदना का ज्ञान होता है, यानी जो वायु में जो गंध है उस गंध का ज्ञान हमें यहाँ से होता है। तो नासाकक्ष के पूरी जो नासाकक्ष की जो एपिथीलियम है वो एपिथीलियम एक सेलिएटेड कोलुमनर एपिथीलियम होती है, यानी ये स्तंभाकार पक्षमाभिक उपकला से निर्मित होता है, जिसमें सीलिया पाए जाते हैं। साथ में यहाँ पर म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स भी होती हैं जो श्लेष्मा स्रावित करती रहती हैं। तो म्यूकस सेक्रेटरी गोबलेट ग्लैंड्स यहाँ पाई जाती हैं जो श्लेष्मा स्रावित करती हैं। जब हम वायु को ग्रहण करते हैं तो उस वायु में कुछ मात्रा में डस्ट भी होती है, यानी धूल के कण भी होते हैं, और भी कुछ अवांछित पदार्थ होते हैं जो फेफड़ों तक ना प्रवेश करें। इसको रोकने के लिए यहाँ पर आगे वाले भाग में बाल पाए जाते हैं या रोम पाए जाते हैं। वो रोम में वो धूल के कण या बैक्टीरिया वगैरह वहाँ ट्रैप हो जाते हैं। उसके बाद में जो वायु आगे जाती है उस वायु में जो रेस्पिरेटरी जोन वहाँ से गुजरती है, तो उस रेस्पिरेटरी जोन से गुजरने के दौरान वहाँ की जो रक्त के अंदर की जो ऊष्मा है उस ऊष्मा को ग्रहण करके वायु है वो गर्म हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स भी होती हैं जो श्लेष्मा स्रावित करती रहती हैं, तो श्लेष्मा उस वायु के साथ घुल जाता है, उसके साथ मिल जाता है, जिससे वो नम हो जाती है, वायु ह्यूमिड हो जाती है। और नम हो जाने के कारण, क्योंकि वायु का आगे नम होना जरूरी है जब वो वहाँ गैसों का एक्सचेंज होता है, तो ये नम और गर्म वायु फिर आगे फेफड़ों तक पहुँचती है। जब ये वायु सेंसरी क्षेत्र से होकर गुजरती है तो वायु में जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो परमाणु हैं वो जब सेंसरी क्षेत्र की वहाँ पे जो नर्व हैं उस नर्व एंडिंग से जब वो टकराते हैं तो वहाँ उनमें इम्पल्स जनरेट होते हैं। तो मस्तिष्क का वह भाग जहाँ घ्राण संवेदना का हमें ज्ञान होता है
वहाँ वह तंत्रिकाओं के माध्यम से वह संवेदना पहुँचती है और हमें एक विशेष जो गंध उस वायु में उपस्थित है उसका ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से ये नासिका कक्ष 3 भागों में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो नासिका कक्ष क्या कार्य करता है इसको मैं आपको बता चुका हूँ। ये वायु को गर्म करता है, जो रेस्पिरेटरी जो पार्ट है वहाँ पर वायु गर्म होती है रक्त की गर्मी से। ये वायु को फिल्टर भी करता है, वायु को नम बनाए रखता है, ह्यूमिड कर देता है और गंध का ज्ञान करवाता है। कई बार क्या होता है कि जब हम वायु को ग्रहण करते हैं या उसमें कुछ एलर्जन होते हैं, उस एलर्जन के कारण इरिटेशन होता है और इरिटेशन होने से जो फिर हमें स्नीजिंग होती है, छींक आने लगती है। तो वह इरिटेशन के कारण उस नासा कक्ष में जो नर्व एंडिंग है वहाँ इरिटेशन होता है उस एलर्जन के कारण, और जिससे एक रेफ्लेक्स जनरेट होता है, एक प्रतिवर्त बनता है और जिससे लगातार हमें स्नीजिंग या छींक आने की जो प्रक्रिया है वो होने लगती है। उस विशेष प्रकार के एलर्जन जिसके प्रति हमारा शरीर ज़्यादा सेंसिटाइज हो जाता है या ज़्यादा संवेदनशील होता है, वो फिर स्नीजिंग की प्रक्रिया को शुरू कर देता है। उसके बाद में जो नासा कक्ष है वो पीछे की तरफ आंतरिक नासारंध्र के द्वारा ग्रसनी या फेरिंक्स में खुलते हैं। ग्रसनी को हम पहले भी मैं आपको जब हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि ग्रसनी है वो वह पार्ट है जहाँ पर मुख गुहा भी पीछे की तरफ खुलती है और जो नासा कक्ष है वो भी खुलते हैं। तो ग्रसनी को हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। इस डायग्राम के द्वारा इसको हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये पहले भी मैं डिस्कस है वो आपके सामने कर चुका हूँ। नासा कक्ष के पीछे का जो ग्रसनी का भाग है जिसको नासोफेरिंक्स कहते हैं, तो ये नासोफेरिंक्स है। यहाँ पर जो ये टॉन्सिल पाए जाते हैं, तो नासोफेरिंक्स में यहाँ पर ये टॉन्सिल पाए जाते हैं। ये लिम्फोइड टिश्यू हैं, लसिका उत्तक हैं। तो ये टॉन्सिल जो होते हैं ये बच्चों में थोड़े बड़े होते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे ये छोटे होते जाते हैं। तो ये नासोफेरिंगियल टॉन्सिल कहलाते हैं। तो ये नासा ग्रसनी है। जो चैम्बर है, नासल चैम्बर है, वो पीछे की तरफ नासा ग्रसनी में खुलता है। उसके नीचे की तरफ ये बक्कल कैविटी है और बक्कल कैविटी का ये पीछे का जो भाग है, ये पीछे का भाग जो है वो ओरोफेरिंक्स कहलाता है, यानी मुख ग्रसनी कहलाता है। और मुख ग्रसनी के फिर नीचे की तरफ ये लैरिंगोफेरिंक्स है, यानी अब यहाँ पर कंठ है वो शुरू हो जाता है। तो ये वायु का पथ है और ये भोजन का पथ है, क्योंकि जो आहार नली है या जो ग्रसिका है वो इस जो श्वास नली के पीछे की तरफ होती है। तो यहाँ पर एक काइज्मा बनता है जिसको लैरिंगोफेरिंगियल काइज्मा कह देते हैं। ये काइज्मा यहाँ पर ये क्रॉस जैसी संरचना बनती है। तो ग्रसनी 3 भागों में डिवाइड की जा सकती है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी, जिसकी हम बात जो है वो उस दौरान कर चुके हैं। ग्रसनी के बाद में अब हम जो श्वसन तंत्र का जो आगे का पार्ट है, उस आगे का पार्ट है वो लैरिंक्स या कंठ कहलाता है। कंठ जिसके बारे में हम जानते हैं, ये कई प्रकार की कार्टिलेज से बनी हुई एक बॉक्स जैसी संरचना है जिसको एडम्स का एप्पल भी कहते हैं, आदम का एप्पल भी इसको कहा जाता है। ये एप्पल जैसी संरचना होती है। सामान्यतः जब तक किशोर अवस्था प्रारंभ नहीं होती या उस दौरान लड़कों में और लड़कियों में कंठ का आकार लगभग समान ही होता है। लेकिन जैसे किशोर अवस्था प्रारंभ होती है और जो सेक्स हार्मोन की उपस्थिति के कारण या नर हार्मोन जो है प्रमुखतः टेस्टोस्टेरोन के कारण लड़कों में कंठ का आकार काफ़ी बढ़ जाता है और वह एक उभरी हुई संरचना के रूप में हमारे गले में दिखाई देता है, जिसको एडम्स का एप्पल कह देते हैं। तो लड़कों में कंठ जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है, लड़कियों में कंठ का आकार छोटा होता है। ये कुल मिला के 9 उपास्थियों से बना होता है, जिसमें 3 उपास्थियाँ हैं वो पैर में होती हैं, यानी 3 × 2 6 उपास्थियाँ होती हैं और 3 उपास्थियाँ सिंगल होती हैं, एकल होती हैं। प्रमुख रूप से इसमें जो उपास्थियाँ पाई जाती हैं वो प्रमुख रूप से पाई जाने वाली जो उपास्थियाँ हैं उसमें एक थायराइड कार्टिलेज, एक क्रिकोइड कार्टिलेज, 2 एरेटिनोइड कार्टिलेज और एक एपिग्लोटिस या जिसको हम घाटी ढक्कन कह देते हैं। ऊपर की 3 कार्टिलेज हैं वो हाइलाइन कार्टिलेज होती हैं, काचाब होती हैं, और एपिग्लोटिस है वो एक इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज होती है। अब कंठ जो है, इस कंठ की संरचना किस प्रकार की होती है? कंठ जो इसको एडम्स का एप्पल भी कह देते हैं, ये यहाँ पर जो है ये डायग्राम इसका यहाँ नहीं है, तो आप ऐसे भी समझ लीजिए। जो कंठ है वो इन प्रमुख रूप से इन 4 प्रकार की जो कार्टिलेज है उससे निर्मित होता है, जिसमें थायराइड, एरेटिनोइड, क्रिकोइड और एपिग्लोटिस हैं। थायराइड और जो एरेटिनोइड कार्टिलेज हैं इनके बीच में कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन से निर्मित तंतु पाए जाते हैं, जिसको वोकल कॉर्ड या स्वर तंतु कहते हैं। 2 प्रकार के स्वर तंतु मनुष्य में पाए जाते हैं। इसमें आगे की तरफ पाए जाने वाले जो स्वर तंतु हैं जो मिथ्या या फाल्स वोकल कॉर्ड कहलाते हैं, जो ध्वनि उत्पादन में भाग नहीं लेते हैं। दूसरा जो स्वर तंतु जो उसके पीछे की तरफ पाए जाते हैं
ये वास्तविक स्वर तंतु कहलाते हैं। और वास्तविक जो स्वर तंतु हैं, जैसे मान लीजिए कि ये थायराइड कार्टिलेज है और इसके नीचे की तरफ ये जो है ये एरेटिनोइड कार्टिलेज है। तो थायराइड कार्टिलेज के अग्रभाग से और एरेटिनोइड कार्टिलेज के पश्च भाग को ये जो जोड़ने वाले जो वोकल कॉर्ड हैं ये आगे की तरफ उपस्थित होते हैं और इनको जो फाल्स या मिथ्या स्वर तंतु कहते हैं। ये ध्वनि उत्पादन में भाग नहीं लेते हैं। दूसरे जो स्वर तंतु होते हैं वो थायराइड कार्टिलेज के ऊपरी भाग से और एरेटिनोइड के पीछे वाले भाग से जुड़े होते हैं। ये वास्तविक स्वर तंतु कहलाते हैं। ये ध्वनि उत्पादन में भाग लेते हैं। हाथी में जो है वो मिथ्या स्वर तंतु नहीं पाए जाते हैं, जबकि हिपोपोटेमस जो है उसमें वास्तविक स्वर तंतु अनुपस्थित होते हैं, जबकि मनुष्य में दोनों प्रकार के स्वर तंतु पाए जाते हैं। जब वायु इस कंठ से होकर गुजरती है तो स्वर तंतुओं की जो झिल्ली है वहां से जब वायु टकराती है उस दौरान ध्वनि का उत्पादन होता है। स्वर तंतु जो होते हैं, इस कंठ का जो आकार है उसको छोटा या बड़ा किया जा सकता है। जब इस स्वर तंतुओं से जुड़ी हुई जो पेशियां हैं वो संकुचन करती हैं तो स्वर तंतु खिंच जाते हैं और इस दौरान कंठ का आकार जो है इस दौरान कंठ का आकार छोटा हो जाता है या फिर ये बंद हो जाता है। और जब ये मसल्स रिलैक्स करती हैं तो ये रिलैक्स कंडीशन में आ जाते हैं और इस दौरान कंठ जो है वो खुल जाता है। इसकी जो वेस्टिब्यूल है उसका आकार बढ़ जाता है। तो जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास लेने के दौरान इसमें कंपन होता है और कंपन के कारण ही साउंड जो है वो बन पाती है, ध्वनि का उत्पादन होता है। अब ध्वनि के उत्पादन के दौरान कंठ का आकार कैसा है, स्वर तंतु कैसे हैं, इस पे ध्वनि का जो पिच है या ध्वनि का जो वॉल्यूम है या ध्वनि का जो रेजोनेंस है वो तय होता है। ध्वनि में प्रमुख रूप से 3 भाग होते हैं। एक तो ध्वनि का पिच होता है, दूसरा ध्वनि का आयतन या उसका वॉल्यूम होता है, उसकी गहराई होती है, और तीसरा उसकी एक टोन होती है जिसको हम रेजोनेंस या अनुनाद भी कह देते हैं, या फिर एक लहजा जिसको हम कह देते हैं। तो इन 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। तो पिच जो होती है ये तंतु की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही पिच कम होगी, और तंतु जितना छोटे होते हैं उतनी ही ध्वनि की पिच ज़्यादा होती है। वह उसकी लंबाई और मजबूती पर निर्भर करता है। महिलाओं में इन वोकल कॉर्ड्स की लंबाई होती है वो कम होती है, इस कारण से महिलाओं की जो साउंड होती है उसकी पिच ज़्यादा होती है। ध्वनि का जो आयतन है वो उसके कंपन करने का जो बल है, यानी हम जितना फोर्सफुली श्वास ले सकते हैं, जितनी हमारी क्षमता है उस पर यह आयतन निर्भर करता है। तो ये पुरुषों में ज़्यादा होता है। और जो लय होती है उसका जो टोन होता है साउंड का वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसमें मुख का आकार है, जीवा की स्थिति है, और जो पेशियां हैं मुख से जुड़ी हुई या चेहरे से जुड़ी हुई जो पेशियां हैं उनकी स्थिति, लिप्स की स्थिति, और जो साइनस हैं या हड्डियों के अंदर जो कोटर हैं उनके अंदर जो भरी हुई हवा है उस पर भी ये निर्भर करता है। तो कई चीज़ों पे ये जो ध्वनि है या साउंड है वो निर्भर करती है। तो जो वोकल कॉर्ड्स हैं उन वोकल कॉर्ड्स का काम ध्वनि उत्पादन करना है। जब उनसे होकर वायु गुजरती है तो ध्वनि उत्पादन होता है। लेकिन ध्वनि और स्पीच में फ़र्क होता है। जो हम बोलते हैं वो स्पीच है। स्पीच का जो प्रोडक्शन है वो उस जो ध्वनि कंठ से होकर आ रही है उसका फिर हम लिप्स से किस प्रकार मूवमेंट करते हैं, हमारी जीवा कैसे मूवमेंट करती है, तालु कैसे मूवमेंट करता है, इन सभी के कॉम्बिनेशन से, उनके मूवमेंट के कॉम्बिनेशन से फिर हम एक पर्टिकुलर कोई वर्ड है उस या जो अक्षर है उसका उच्चारण कर पाते हैं। तो स्पीच प्रोडक्शन जो है वो इन सभी चीज़ों पर निर्भर करता है। तो कंठ के बाद में आगे का जो श्वसन तंत्र का पार्ट है वो ट्रेकिया या श्वास नली कहलाती है। ट्रेकिया हम जानते हैं जिसको एक विंड पाइप भी कहा जाता है, एक वायु का पाइप भी कहा जाता है। यह लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यह ग्रसनी के पीछे वाले भाग से, यानी ये कंठ ग्रसनी से या कंठ के पीछे से ये जो अपनी जो 5वीं जो थोरेसिक वर्टिब्रा है वहाँ ये उपस्थित होता है, वक्ष्य कशेरुका तक उपस्थित होता है। अगर हम ट्रेकिया का अनुप्रस्थ काट लें तो इसमें 4 स्तर दिखाई देते हैं। सबसे बाहर की तरफ संयोजक से निर्मित जो स्तर होता है वो ट्यूनिका एडवेंटेशिया कहलाता है। उसके नीचे उपास्थिल लेयर पाई जाती है, काचाभ उपास्थि से बना। फिर सब म्यूकोसा होता है जहाँ ग्रंथिल कोशिकाएं पाई जाती हैं, और सबसे नीचे की तरफ जो उपकला होती है जहाँ म्यूकोसा सेक्रेटिंग ग्लैंड्स पाई जाती हैं, म्यूकोसा स्रावित करने वाली, वह म्यूकोसा स्तर कहलाता है। यहाँ पर कूट स्थित पक्षमाभि उपकला से निर्मित होता है। कूट स्थित का मतलब होता है कि इसकी जो कोशिकाएं हैं वो एक सिंगल लेयर में होती हैं, लेकिन वो ऊपर नीचे होने के कारण इसकी डबल लेयर दिखाई देती है, या डबल लेयर में ये आभास होता है। जैसे कुछ कोशिकाएं ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं, कुछ उससे ऊपर है फिर नीचे हैं।
इस प्रकार से ये कोशिकाओं के आभासी रूप से हमें 2 लेयर दिखाई देते हैं। इस प्रकार का अगर लेयरिंग हो तो वो कूटस्थित या सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहलाती है। ये कूटस्थित पक्षमाभी यानी सीलिया इनके ऊपर पाए जाते हैं, उससे निर्मित होता है। जो ट्रेकिया है वो पिचके ना, इसके लिए इस संपूर्ण जो ट्रेकिया है उस संपूर्ण ट्रेकिया की सतह पे सी आकार के उपास्थि से बने हुए ऐसे छल्ले निर्मित होते हैं। ये छल्ले बाहर की तरफ कंप्लीट होते हैं, लेकिन ये अंदर की तरफ जहाँ इसके पीछे की तरफ जो ईसोफेगस उपस्थित होती है उस साइड में ये इनकम्प्लीट होते हैं, यानी वहाँ पर ये थोड़ा गैप रखते हैं, जिससे ईसोफेगस है वो भोजन के दौरान अगर फैलती है तो उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। तो ये अपूर्ण सी आकार के उपास्थि छल्ले हैं वो ट्रेकिया में पाए जाते हैं, जिससे ट्रेकिया श्वसन के दौरान वो पिचक नहीं पाती है, और इन छल्लों को जो कुछ फाइबर्स हैं वो उनको साधे हुए रखते हैं। जहाँ पर ट्रेकिया आगे 2 श्वसनियों में विभक्त होती है, वहाँ पर जो अंतिम जो वलय है या जो अंतिम जो रिंग है वहाँ पर एक अधिक संवेदी या मोर सेंसरी एक जो लेयर है या संवेदी क्षेत्र उपस्थित होता है। यहाँ की जो उपकला है वो ज़्यादा सेंसिटाइज होती है, ज़्यादा संवेदनशील होती है। इसको कैरेना कहते हैं। इस कैरेना के कारण ही जो कफ प्रतिवर्त है वो रिफ्लेक्स जो है वो यहाँ जनरेट होता है, और कफिंग जो है वो कफिंग की जो प्रक्रिया है वो यहीं से प्रारंभ होती है। तो कैरेना वह स्थान होता है जो जहाँ पर ट्रेकिया खत्म होती है वहाँ पर यह अति संवेदी क्षेत्र उपस्थित होता है, जिसको कैरेना कहते हैं, जहाँ पर कफ प्रतिवर्त है वो प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से जो श्वसन तंत्र का ये जो श्वास नली है वो ट्रेकिया या विंड पाइप इसको कह देते हैं। उसके बाद में आगे फेफड़ों में श्वास नली या ट्रेकिया जो है वो फेफड़ों में प्रवेश करती है। उसकी दोनों साइड में एक एक श्वसनी निकलती है जिससे वो फेफड़ों में प्रवेश करती है। इसकी हम डिटेल में चर्चा में आगे वाले वीडियो में करूँगा। आप तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।